जब डायबिटीज़ के लक्षण शुरू होते हैं उससे पहले डायबिटीज़ की शुरुआत 3 से 5 साल पहले हो चुकी होती है। वो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके लिए तो इंसुलिन ही संजीवनी है। तो इंसुलिन के बिना टाइप 1 डायबिटीज़ का तो जीवन संभव ही नहीं है। बस बैठे रहो तो कैलोरी खाते रहो, वजन बढ़ाते रहो, वजन बढ़ेगा, डायबिटीज़ आएगा, बीपी आएगा। डायबिटीज़ यानी जिसको आम भाषा में मधुमेह कहते हैं और टेक्निकल साइंटिफिक नॉलेज में उसको डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, वो शुगर की एक बीमारी है जिसमें आदमी के शरीर में शुगर अनियंत्रित हो जाती है, बढ़ती जाती है और ये बढ़ती हुई शुगर से आदमी के कई अंग और अवयवों और सिस्टम को नुकसान होता है। सर, विश्व भारत और गुजरात में क्या संख्या होगी डायबिटीज़ की? गुजरात में या भारत में जो संख्या है उसका अनुमान हमारे ICMR का एक स्टडी हुआ था जिसमें ऐसा प्रतिपादित हुआ है कि ये करीब रूरल एरिया में 10 से 12% और अर्बन एरिया में 15 से 20% जितना प्रमाण हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि कोई यूनिफॉर्मिटी इसीलिए नहीं है क्योंकि किस तरह का शुगर वैल्यू उन्होंने चेक किया है, कोई किसी ने रैंडम चेक किया है, किसी ने फास्टिंग चेक किया है, उसकी वजह से ये हमारे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी परसेंटेज के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा है। सर, डायबिटीज़ सामान्य जनता मानती है कि एक ही है, लेकिन डायबिटीज़ के बहुत सारे प्रकार हैं, तो क्या क्या प्रकार है और क्या डिफरेंस है अलग अलग प्रकार की? मोटे तौर पर डायबिटीज़ में क्या है, एक जो कॉमनली बोलते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 जो है वो छोटे बच्चों में होता है और जो जिनको इंसुलिन के बिना उनका जीवन शक्य ही नहीं है। टाइप 2 जो है वो एक डिफरेंट ग्रुप है, हेट्रोजेनियस ग्रुप है, जिसमें क्या है कि हेट्रोजेनियस वो मैकेनिज्म के हिसाब से इसमें बहुत सारा बॉडी में बदलाव साइंटिफिकली देखा गया है। कभी 8, 10 या 12 प्रकार की अलग अलग मैकेनिज्म अंदर काम करती है जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, जो आमतौर पर पहले ऐसा बोला जाता था 40 के उम्र के ऊपर होता था, लेकिन अभी क्या है ये 30 के उम्र में भी दिखा जाता है। तो ये टाइप 2 का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। 80 पर जो टोटल डायबिटीज़ का पॉपुलेशन है इसमें 90%, 85% जितना टाइप 2 का है, टाइप 1 भी है। फिर एक और भी है जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, वो एक स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी के टाइम पे सेकंड ट्राइमेस्टर जब 4 महीना माता का होता है उस वक्त जो डायबिटीज़ दिखता है वो डायबिटीज़ जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, GDM कहते हैं। वो डायबिटीज़ में क्या है, बच्चे को भी खतरा होता है, माँ को भी खतरा होता है। तो ये भी एक ग्रुप है। और एक तीसरा एकदम डिफरेंट हेट्रोजीनियस ग्रुप है जहाँ पेंक्रियाज में कोई इन्फेक्शन हो गया या एक्सीडेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ या पेंक्रियाज में कैंसर हो गया, उसकी वजह से, क्योंकि जो पेंक्रियाज जो है स्वादुपिंड हमारा है वही शुगर को, जो शुगर की कंट्रोल की प्रणाली वहाँ से वहाँ होती है, तो उसमें अगर कोई गड़बड़ होती है तो जो डायबिटीज़ होता है वो एक टाइप 3 डायबिटीज़ होता है। तो इस प्रकार से देखें तो 4 प्रकार के डायबिटीज़ हो गए। और एक बहुत ही छोटे बच्चे लेस देन 6 मंथ्स में भी एक डायबिटीज़ का बोलते हैं जिसको नियोनेटल डायबिटीज़। तो ये क्या है कि ये साइंटिफिकली क्लासिफाइड है, लेकिन आम जनता के लिए टाइप 1, टाइप 2 और ये गेस्टेशनल इम्पॉर्टेंट है। सर, डायबिटीज़ के शारीरिक बेसिक जो चिन्ह है, साइन, वो क्या है और कैसे मालूम करें कि ये डायबिटिक के चिन्ह हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले डायबिटीज़ जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जिसको हम बोलते हैं, पहले क्या था, जो संक्रमण से डिसीज़ होते थे, जैसे मलेरिया मस्कीटो बाइट से हो गया या कोई पानी पीने से कोई टाइफाइड या पीलिया हो गया। अब ये क्या है, संक्रमण के बिना होने वाला डिसीज़ है। तो ये एक साइलेंट डिसीज़ है। साइलेंट मतलब में शांत। तो इसके आम तौर पर कोई चिन्ह नहीं होते हैं। हमारे जो लिटरेचर और टेक्स्ट बुक में भी लिखा है और प्रतिपादित किया गया है कि जब डायबिटीज़ के लक्षण शुरू होते हैं
उससे पहले डायबिटीज़ की शुरुआत 3 से 5 साल पहले हो चुकी होती है, लेकिन हम उसकी जो जांच होती है वो करवाते नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि ये एक साइलेंट डिसीज़ है, इसीलिए सबको डायबिटीज़ के लिए जांच करानी चाहिए। लेकिन जब इसके चिन्ह आते हैं, तो वो चिन्ह आते हैं तब डायबिटीज़ के लिए थोड़ा लेट हो जाता है। और वो चिन्ह क्या होते हैं कि हमारे शरीर से शुगर ज़्यादा हो जाती है, वो शुगर यूरिन से निकलती है, उसकी वजह से फिजिक्स के प्रिंसिपल के हिसाब से एक ऑस्मोटिक डायूरेसिस नामक एक फेस पैदा होता है, जिसमें क्या है कि ज़्यादा बार बार पेशाब जाना पड़ता है, बाथरूम पेशाब जाना पड़ता है, और उसकी वजह से आदमी को ज़्यादा तरस लगती है, वो तरस छिप नहीं सकती, और थोड़ा वज़न कम हो जाता है, और ये सब चीज़ें होती है। भूख भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि यूरिन से शुगर जाती है, उसकी वजह से यूरिन से एनर्जी ज़्यादा बाहर जाती है, एनर्जी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होती है, इसीलिए आदमी को कमज़ोरी महसूस होती है। तो कुल मिला के बार बार पेशाब जाना, ज़्यादा बार भूख लगना, खाना ज़्यादा खाना, फिर भी वज़न घटना, और ये जो पूरी प्रक्रिया है उसकी वजह से आदमी को लगेगा कि मुझे बहुत कमज़ोरी आ गई है। तो ये सब डायबिटीज़ के चिन्ह और सिम्टम्स होते हैं। सर ज़्यादातर गुजरात को डायबिटीज़ का कैपिटल माना जाता है, तो ये कितने हद तक सही है? कुछ हद तक ये सही इसीलिए है कि गुजरात में जो हमारा डाइट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइड आइटम्स पे होता है। हमारे जितने भी व्यंजन्स है वो फ्राइड है। दूसरा, गुजराती खाने के शौकीन भी है, तो उसकी वजह से उनके खाने में कार्बोहाइड्रेट रिच मील, जो स्टार्च वाला मील, जो कार्बोहाइड्रेट वाला मील है वो ज़्यादा है कंपोनेंट। आईसीएमआर के स्टडी में भी पाया गया है कि जब डिफरेंट रीजन्स की हर एक की अपनी एक खाने की एक खासियत होती है, वो खासियत को कंपेयर करें हमारी सदर्न इंडिया से, वेस्टर्न इंडिया से, तो गुजरात में हमारा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ज़्यादा है। दूसरा, गुजरात में क्या है कि लोग संपन्न है, साधन संपन्न है, उसकी वजह से उनमें क्या है, उनमें जो व्यायाम या फिज़िकल एक्टिविटी का लेवल भी कम है। तो ये दोनों की वजह से गुजरात में डायबिटीज़ का प्रमाण ज़्यादा है, ये दोनों की वजह से हो सकता है। सर ये लोग ज़्यादातर डायबिटीज़ में घर पे ब्लड स्ट्रिप पे लेके नापते हैं, तो ये कितना सही है और उसका इस्तेमाल कितना हद तक योग्य है? आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो ग्लूकोमीटर जिसको बोलते हैं, अभी पिछले 25 साल से मार्केट में आते हैं और विद इन रेंज होता है उसकी कॉस्ट, तो आम लोग भी ले सकते हैं। लेकिन ये ग्लूकोमीटर जो है वो डायबिटीज़ मॉनिटरिंग के लिए ज़रूरी है, डायग्नोसिस के लिए नहीं। डायग्नोसिस के लिए तो आदमी को या मरीज़ को डॉक्टर या लेबोरेटरी में जाके ही जांच करवानी चाहिए। लेकिन एक बार अगर डायबिटीज़ हो गया तो वो डायबिटीज़ का कंट्रोल मॉनिटर करने के लिए ग्लूकोमीटर बहुत ही उपयोगी साधन है। और ये ग्लूकोमीटर की वजह से आदमी को पता चलता है कि उसका डायबिटीज़ कंट्रोल में है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या ऊपर जा रहा है तो डाइट में क्या चेंजेस करने ज़रूरी है, उसको खुद को मालूम पड़ता है। और ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करने से उनका दवाई के प्रति कंप्लायंस और डाइट के प्रति कंप्लायंस बढ़ता है, क्योंकि वो खुद देखता है कि अभी आज मैंने ये खाया और शुगर बढ़ गया, इसलिए वो दूसरी बार सोचेगा कि ये खाना नहीं है। और तीसरा, ये ग्लूकोमीटर्स जो है ये एकदम वैलिडेटेड होते हैं, उसकी जो प्रणाली होती है वो हमारी रेगुलेटर्स ने चेक की होती है, तो उसके जो परिणाम होते हैं, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो करीब करीब स्टैंडर्ड ही होते हैं, इसीलिए उसमें कोई समस्या। और जब भी नई स्ट्रिप, आप एक 25 की स्ट्रिप आती है उसकी डिब्बी में, तो वो स्ट्रिप जब ख़त्म हो जाती है तो दूसरी स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका एक कंट्रोल सिस्टम भी आता है। तो कुल मिला के ग्लूकोमीटर आपको एक्यूरेसी देता है। सर कैसे मालूम है किसी व्यक्ति को अगर रिपोर्ट कराना है डायबिटीज़ की जांच के लिए, तो कौन से रिपोर्ट कराना चाहिए और उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अगर कोई आदमी बिल्कुल फिट है, हेल्दी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको ऐसा है कि भाई मेरी उम्र 35 साल हो गई है और मुझे अब डायबिटीज़ के लिए चेकअप करवाना चाहिए, ये आप बोल रहे हो कि ये साइलेंट डिसीज़ है,
तो एक शुगर अगर फास्टिंग ब्लड शुगर वो कराएगा तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। अगर फास्टिंग शुगर का मतलब क्या है कि आदमी को 12 घंटे तक कुछ भी खाना नहीं है, रात को 9-10 बजे खाना खाया, उसके बाद दूसरे दिन सुबह में 7-8 बजे वो उठ के कुछ भी खाना पीना नहीं है, अपना नित्यक्रम ख़त्म करके लैब में जाके अपना ब्लड सैंपल दे सकता है। तो ये एकदम एक्यूरेट मेथड है कि फास्टिंग ब्लड शुगर। और दूसरा उसके साथ एक ऐसा भी टेस्ट है जिसका नाम है HbA1c, जो शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। लेकिन ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन अभी ये अब पिछले 3 महीने का शुगर का कंट्रोल कैसा है उसको दिखाता है। लेकिन अभी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी हमारे देश में जो भी गाइडलाइन है उसमें ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन को अभी इंक्लूड नहीं किया है डायग्नोसिस के लिए। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पे डॉक्टर ये 2 टेस्ट करवाते हैं, उससे पता चल जाता है। दूसरा तरीका है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम मतलब में आपने कभी खाना खाया नहीं खाया, कौन सा दिन का कौन सा टाइम है, कुछ भी देखे बिना एक प्रिक करके ग्लूकोमीटर से आप शुगर देख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ इधर उधर आया तो फाइनली आपको फास्टिंग ब्लड शुगर ही करना पड़ेगा। इसीलिए आपको एक ही टेस्ट से कुछ करना है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ऑलवेज रिलाई ऑन फास्टिंग ब्लड शुगर। डायबिटीज़ के मरीज को कौन से फ्रूट खाना चाहिए, कौन से नहीं खाना चाहिए और क्यों? ये बहुत अच्छी बात है आपने जो कही, क्योंकि फ्रूट्स हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। इसलिए एक आम तौर पर सभी लोगों को ऐसा है कि भी फ्रूट्स से आदमी की सेहत अच्छी रहती है। लेकिन जब डायबिटीज़ की बात आती है तो लोगों को डर लगता है कि कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। लेकिन फ्रूट्स में क्या है कि फ्रूट्स से हमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स भी मिलते हैं, फाइबर रिच होते हैं। लेकिन उसका एक शुगर और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी होता है। तो उसके लिए विज्ञान में एक पैरामीटर आता है जिसका नाम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई भी आर्टिकल, ये फ्रूट्स के लिए नहीं, कुछ भी, अगर रोटी भी खाई तो समझो आपने 50 ग्राम या 100 ग्राम रोटी खाई तो उससे कितना शुगर बढ़ सकता है। तो ये शुगर बढ़ने की जो प्रक्रिया है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट कंटेंट और उसमें आदमी के खुद के भी फैक्टर्स अंदर इन्वॉल्व होते हैं, पर बाय एंड लार्ज ये कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को मेज़र करता है। तो जिसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम है उसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो ब्लड शुगर को जल्दी बढ़ावा नहीं देता है। तो उस हिसाब से देखें तो पपाया, एप्पल, जो सेव बोलते हैं, ये अच्छे फ्रूट्स हैं। पियर्स भी है और बेरीज भी है, ये फ्रूट्स अच्छे होते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि फ्रूट्स जो है वो एक मॉडरेशन में, एक लिमिट में लेना चाहिए। वो एक एड ऑन, मतलब में आप जो खाना खाते हैं वो तो खाते ही रहे, उसके ऊपर भी फ्रूट्स लेंगे तो ये तो बढ़ जाएगा। तो आप जो समझो कि रोटी 3 खा रहे हैं तो उसमें से आधी रोटी कम करो और उसकी जगह फ्रूट्स को ऐड करो। तो ये पोर्शन का स्विचिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कि उसको मॉडरेशन में लेना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कभी भी जूस को नहीं लेना है, क्योंकि जूस क्या है कि एकदम रिफाइन होने की वजह से वो शुगर को एकदम जंप करती है। तो उसकी वजह से डायबिटीज़ का मरीज़ जब भी सोचे कोई भी फ्रूट खाने के लिए वो खा सकता है, लेकिन जूस कभी नहीं ले सकता। ग्रेप्स और मैंगो गुजरात में ज़्यादा लोग खाते हैं, तो ये खाना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को या नहीं? ग्रेप्स एक मॉडरेशन में ठीक है। मैंगो के लिए भी मैं यही कहूँगा कि ऐसा भी नहीं है कि मैंगो नहीं खा सकते। एक पोर्शन, मैंने कहा कि उनका खुद का जो डाइट है, अगर मैंगो का सीज़न चल रहा है, उसको लगता है कि मुझे मैंगो खाना है, तो ऐसा नहीं है मैंगो नहीं खा सकते, खा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा जूस नहीं, काट के खाना है। और आप जो खाना खाते हो उसमें से, मतलब में जो दूसरा खाना खाते हो, समझो कि आपने दाल ली है या चावल थोड़ा लिया है तो उसको कम करो, उसकी जगह शुगर ले लो। क्योंकि डायबिटीज़ का जो डाइट का जो मैनेजमेंट है, खान पान का जो मैनेजमेंट है, उसमें ये है कि जो हमारी कैलोरी है वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और हम जो खाना खाते हैं उसको खाते रहे, उसके ऊपर हम फ्रूट खाएंगे तो वो लिमिट को क्रॉस कर देंगे। तो ये कभी नहीं होना है। सर, ये डायबिटीज़ के मरीज को कौन से अनाज किस मात्रा में खा सकते हैं?
अगेन डायबिटीज़ के मरीज़ को अनाज में क्या है कि अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी मिलेट के लिए इतना सारा पॉपुलर कर दिया। जो मिलेट मतलब में जो जाड़ा धान जो है, जिसमें है बाजरा या रागी या जौ, तो ये जो जाड़ा धान जो मोटा है, उससे क्या है कि शुगर का जो जंप होता है ब्लड में वो नियंत्रण में रहता है। जब हम रिफाइंड फ्लोर को यूज़ करते हैं, मतलब में एकदम पिसा हुआ जैसे मैदा, तो क्या है थोड़ा खाने से भी शुगर सीधा बढ़ जाता है। लेकिन ये जाड़ा मोटा धान में लेने से शुगर का जो बढ़ने का जो प्रक्रिया है वो एक नियंत्रण में रहता है। तो सबसे अच्छा रहेगा मल्टीग्रेन या तो फिर मिलेट। और मिलेट में भी क्या है, उनको चेंज करते रहना चाहिए। चेंज मतलब में स्विच, एक दिन ये लिया, दूसरे दिन रागी लिया, तीसरा दिन जौ लिया, उस तरह से करेंगे तो ठीक रहेगा। गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा होने की वजह से, और दूसरा हम लोग जो गेहूं का आटा जो इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही बारीक पिसा हुआ होता है, उसकी वजह से शुगर का प्रमाण बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए डायबिटीज़ का मरीज़ अगर ऐसा नहीं है गेहूं की रोटी नहीं खा सकता है, लेकिन अपने उम्र, कद और आपकी एक्टिविटी के हिसाब से जो भी कैलोरी चाहिए वो कैलोरी में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, उस तरह से उसको 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो डायबिटीज़ के मरीज को कौन से ड्राई फ्रूट खाना चाहिए? ये ड्राई फ्रूट्स का प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा किया है। ड्राई फ्रूट्स जो हमारे हैं उसको सुपर फूड्स या पावर फूड्स भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें अनसैचुरेटेड फैट्स, बहुत सारे मिनरल्स और समटाइम फाइबर्स भी होते हैं। और ड्राई फ्रूट्स या सूखा मेवा जिसको गुजराती में बोलते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स जो है उसमें हमारे बादाम है, काजू है, पिस्ता है, अखरोट है। ये सभी के गुण मैंने कहा उस तरह से मिनरल या अनसैचुरेटेड फैट्स एंड फाइबर्स सप्लाई करते हैं। लेकिन कोई भी जो ड्राई फ्रूट है, एक फ्रूट दूसरे से अच्छा है ऐसा नहीं है, सबको मॉडरेशन में लेना चाहिए। एंड बाय एंड लार्ज अगर 20 से 30 ग्राम मतलब में 1 हैंडफुल मतलब में अपनी मुट्ठी में जितना आता है उतना ड्राई फ्रूट्स, सब ड्राई फ्रूट्स, ऐसा भी नहीं है कि किसी को छोड़ दो, तो सभी ड्राई फ्रूट को इक्वल प्रोपोर्शन में आप लेते हैं तो सभी का आपको बेनिफिट मिलेगा। और ड्राई फ्रूट में क्या है कि आप ड्राई फ्रूट लेते हो तो आपका प्रोसेस फूड कम कर दो। अगेन ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि आप जो खाना खाते हो उसमें से प्रोसेस फूड, तली हुई चीज़, फ्राइड आइटम्स, वो सब को निकाल दो, और जो स्नैक्स आप अनहेल्दी लेते हो उसकी जगह ड्राई फ्रूट को दे दो, तो ये सेहत के लिए अच्छा रहेगा। कौन से ज़्यादा लोग बोलते हैं कि कैश्यू नहीं खाना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को? कैश्यू नट में क्या है कि फैट का कंटेंट थोड़ा आलमंड और वॉलनट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसीलिए कैश्यू नट्स को लोग बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो मैंने आगे जो कहा वही चीज़ है कि कोई ड्राई फ्रूट दूसरे ड्राई फ्रूट से सुपर नहीं है, लेकिन आपको मिक्स अमाउंट में लेना है और कोई एक को ज़्यादा लेना ऐसा नहीं करना है। साहब ये डायबिटिक जो दर्दी है उसको वो गाजर, बीटरूट, सूरन जो जमीन के नीचे बोई जाती सब्जी है वो खानी चाहिए, कितनी मात्रा में खानी चाहिए और क्या है उसके पीछे क्या मीथ है? ज़मीन के नीचे जो वनस्पति जो होती है उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का जो प्रमाण होता है वो ज़्यादा होता है। उसकी वजह से जो हमारा डाइट का जो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है वो बिगड़ जाता है। उसकी वजह से उनको ऐसा सूचन दिया जाता है कि आप ये चीज़ें अवॉइड करो। लेकिन फिर भी अगर हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से देखें तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे शकरकंद है तो उसका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो मॉडरेशन में, मतलब में एक थोड़ा जो पीस उसका एक सर्विंग्स का मतलब होता है कि समझो कि हमने दाल है तो दाल का सर्विंग्स क्या है कि एक कटोरी, या राइस है तो राइस का सर्विंग क्या है कि एक कटोरी, वो 50 ग्राम की होगी।
तो उसी तरह से इसका भी एक सर्विंग का कंपोनेंट ले सकते हैं, लेकिन वो इस तरह से लेंगे कि इनका जो टोटल कैलोरी है वो उनकी जो डिज़ायर्ड जो प्लान किया है उससे बढ़ नहीं सके। इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको अवॉइड करना चाहिए, वो ले सकते हैं, मॉडरेशन में ले सकते हैं, और कैलोरी का कंटेंट बढ़े नहीं उस तरह से, और कार्बोहाइड्रेट इनके लिए जो नियत मापदंड किया गया है कि इनसे इससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना नहीं चाहिए, इस वो कार्बोहाइड्रेट की लिमिट में वो ले सकते हैं। सर, आलू के पीछे भी एक मीथ है कि आलू ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ होती है या तो बढ़ सकती है, क्या है रियलिटी? दोनों चीज़ है। आपने जो बताया आलू खाने से डायबिटीज़ होती है, वो गलत है, क्योंकि आदमी आलू ज़्यादा खाएगा तो डायबिटीज़ होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो दूसरा आपने बोला कि आदमी आलू खाएगा तो डायबिटीज़ बढ़ सकती है, वो सही है। मतलब में कि आलू में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, आदमी ज़्यादा आलू खाएगा, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ेगा, कैलोरी बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से शुगर भी बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा आलू खाने से शुगर कंट्रोल से बाहर हो सकती है। सर, अभी नया ट्रेंड है डायबिटिक। हाथ रख के तो वांधो नहीं। हाँ बस बस, हाँ તમને તકલીફ नहीं देती? नहीं कोई तकलीफ नहीं। આપણે રિવર્સ ડાયાબિટીસ વિશે વાત કરી કે हाँ हाँ, ये आपको સારવાર માટે? नहीं, ट्रीटमेंट पहले। ओके सर। सब अगर आदमी को मालूम हुआ कि वो डायबिटिक है तो आरंभिक ट्रीटमेंट क्या है और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट क्या है? सबसे आरंभिक ट्रीटमेंट डायबिटीज़ की है खाना और व्यायाम। खाना मतलब में डाइट, एंड व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। तो उम्र के हिसाब से आदमी को अपने खाने को कंट्रोल करना है, और अभी मैंने बार बार जो कहा वो उसका कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन दोनों करना है, और ये एक अच्छी तरह से अपना एक डाइट प्लान बनाना है, और व्यायाम भी करना है, जिसकी वजह से क्या है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसको इस्तेमाल कर सके, उसको एनर्जी एक्सपेंडिचर में यूटिलाइज कर सके। तो अब हम व्यायाम करेंगे तो शुगर कम होगा। तो ये दो पिलर है, और तीसरा जो पिलर है वो दवाइयाँ हैं। तो मतलब में आप दवाइयाँ तो बहुत सारी है, मैं बताऊंगा इधर समझो कि एक आध डज़न जितनी दवाइयाँ हैं, जिसमें इंजेक्शन्स भी 3-4 प्रकार के हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक खाने में परहेज़, व्यायाम, और तीसरा दवाइयाँ। मतलब में सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलेगा, खाना और व्यायाम होगा तो दवाइयाँ अच्छी तरह से काम करेगी। दूसरा, जो दवाइयाँ हैं बहुत सारी, वो डॉक्टर जो है वो आपके डायबिटीज़ का जो लेवल है उसके हिसाब से शुरू करेंगे कि आज आपका HbA1c कितना है, 7 है, 8 है, 7.5 है, 9 है। उस हिसाब से अगर ज़्यादा है तो इंसुलिन भी शुरू करना पड़ेगा। अगर वो 8 से कम है तो 2-3 प्रकार की दवाइयाँ देके 2-3 महीने में डायबिटीज़ को चेक करते रहेंगे तो डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगा। ज़्यादातर मेडिकल दवाएं क्या क्या होती है और कब इंसुलिन लेने की ज़रूरत होती है? इंसुलिन की ज़रूरत डायबिटीज़ में सबसे पहले ये समझना है कि डायबिटीज़ का जो मूलभूत जो कारण जो है वो इंसुलिन का एक्शन, इंसुलिन कम होना या इंसुलिन का एक्शन न होना है। इसकी वजह से तार्किक ट्रीटमेंट तो उसकी इंसुलिन ही है। हम जो बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ करते हैं उसमें से कई दवाइयाँ तो बॉडी के इंसुलिन को इंक्रीज, बॉडी के इंसुलिन को प्रमाण को बढ़ाकर ही काम करती है। तो डायरेक्ट इंसुलिन भी ले सकते हैं। तो डायरेक्ट इंसुलिन कब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं? एक, सबसे पहले डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, जिसका HbA1c 9 से ज़्यादा हो, और जहाँ डायबिटीज़ के साथ साथ मैंने सबसे पहले जो कहा ना ऑस्मेटिक सिम्टम्स, कि जिसमें बहुत तरस लगना, बहुत पानी पीना, बहुत भूख लगना, खाना ज़्यादा खाना, फिर भी वज़न कम होना, वो सब सिचुएशन में इंसुलिन लेना पड़ेगा। दूसरा, डायबिटीज़ के मरीज़ को अगर कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है, प्लान या अनप्लान, तभी भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। डायबिटिक्स फीमेल प्रेगनेंसी में है या गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो उसमें भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। छोटे बच्चे जो होते हैं जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ होता है,
या कोई आदमी अभी क्या है कि इंसुलिन की ट्रीटमेंट अच्छी होने की वजह से अभी तो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले 30-32 साल के भी होते हैं, तो वो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके लिए तो इंसुलिन ही संजीवनी है। तो इंसुलिन के बिना टाइप 1 डायबिटीज़ का तो जीवन संभव ही नहीं है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन बहुत ज़रूरी है और बाकी के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार ज़रूरी है। सर, हमें रिवर्स डायबिटीज विશે વાત થઈ? यस। तो डायबिटीज़ के मरीज में अभी जो ट्रेंड चल रहा है रिवर्स डायबिटीज़ का, वो कौन से स्टेज में कारगर करती है और ये क्या उसका नफ़ा नुकसान क्या है? देखो, डायबिटीज़ को रिवर्स करना मतलब में डायबिटीज़ को टोटली कंट्रोल में ले लेना और फिर आदमी नॉन डायबिटीज़ की तरह हेल्दी इंसान की तरह जी सके, ये एक ड्रीम है। अभी तक इसमें सफलता बहुत कम लोगों में मिलती थी कि जिसमें डायबिटीज़ का प्रारंभिक शुरुआत है, डायबिटीज़ का पता चल गया है और उसमें एग्रेसिव ट्रीटमेंट करके डाइट, एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट और डॉक्टर के मॉनिटरिंग में एक स्टेज आएगा जब डायबिटीज़ फुल कंट्रोल हो जाएगा, धीरे धीरे दवाइयाँ कम कर देंगे, फिर दवाइयाँ बंद कर देंगे और आदमी बिना दवाइयों के ओनली व्यायाम और खान पान के कंट्रोल से डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अभी का जो डायबिटीज़ जो है वो डायबिटीज़ को मैं आपको समझा बोलूँ तो ये एक नया कंसेप्ट आ रहा है, CKM सिंड्रोम। C मतलब में कार्डियक, K मीन्स किडनी। किडनी का साइंटिफिक नेम रीनल भी है, तो कई जगह पे रीनल भी बोलते हैं। तो CRM या CKM, M मीन्स मेटाबॉलिक। अब डायबिटीज़ मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ये मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या है कि हम लोगों को खाना प्रोसेस फूड हो गया, हमारी एक्टिविटी कम हो गई, हर एक चीज़ के लिए रिमोट है, कहीं पर भी जाना है खाना घर पे आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, मोटापा बढ़ गया है। ये जो एक्स्ट्रा फैट जो है बॉडी में जाती है, वो एक्स्ट्रा फैट की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है और वास्कुलर रेजिस्टेंस भी पैदा होता है। उसकी वजह से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट के प्रॉब्लम और किडनी के प्रॉब्लम होते हैं और फिर हम बोलते हैं कि अटैक आ गया या उसको स्ट्रोक हो गया या पैरालिसिस हो गया। तो ये जो CKM सिंड्रोम जो है उसमें एडिपोसिटी मतलब में जो एक्स्ट्रा फैट है, वो एक्स्ट्रा फैट की वजह से उसको माना जाता है कि ये एक प्रारंभिक बिंदु है। तो अगर हम एडिपोसिटी या जो बढ़ा हुआ वेट है उसको कंट्रोल करेंगे तो डायबिटीज़ रिवर्स होता है। तो अभी जो क्लिनिकल ट्रायल्स में मालूम हुआ है कि जब भी आदमी 50 जो ओबेज लोग हैं, मतलब में जिसकी BMI बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा है, वो लोग अगर 15% वेट लॉस करेंगे तो समझो कि एक 50 साल का 40 साल का आदमी है, 170 उसकी हाइट है और 70 किलो वज़न होना चाहिए, उसकी जगह उसका वज़न 90 या 85 kg है, वो अगर 15% वज़न कम कर देगा तो हाईली लाइकली कि उसका डायबिटीज़ रिवर्स होगा। नॉट डायबिटीज़, इवन ब्लड प्रेशर भी रिवर्स हो जाएगा। सर, ये ऐसा माना जाता है कि डायबिटीज़ की दवा एक बार शुरू की तो वो बंद नहीं करनी चाहिए, और क्यों? ये अच्छा सवाल है। डायबिटीज़ की दवाइयों में क्या है, आमतौर पर लोगों में ऐसा है कि कभी डायबिटीज़ के लिए दिखाने गए, अब साइलेंट डिसीज़ है, एक्सीडेंटली किसी को बुखार आया और डॉक्टर ने शुगर कर लिया, ज़्यादा है, दवाई लिख दी। अब उसको तो क्या है, एकदम इंसिडेंटली डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है, इसकी सीरियसनेस नहीं है, अब 3 साल तक वही दवाई लेते रहते हैं। अब 2-3 साल के बाद कुछ और प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर के पास जाएंगे, बोले सर मेरा तो गला दुख रहा है, ठीक है चलो दवाई लिखता हूँ, डायबिटीज़, हाँ सर है, मैं दवाई तो लेता हूँ, कौन सी, वो पर्चा निकालेगा 3 साल पुराना, वही दवाई ले रहे। तो ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ की दवाइयों जो है उसको मॉनिटरिंग बराबर करना चाहिए, डायबिटीज़ को मॉनिटरिंग करना चाहिए कि जो दवाई लिखी उसका कोई इफ़ेक्ट हुआ नहीं हुआ तो दूसरी दवाई बदलनी है, चेंज करनी है, डोज बढ़ाना है, तब जाके डायबिटीज़ का पैरामीटर हमें जिस तरह से चाहिए उस तरह से कंट्रोल में करने के लिए डॉक्टर के सलाह अनुसार ही डायबिटीज़ की दवाई लेनी चाहिए या बंद करनी चाहिए, अपने आप कुछ भी नहीं करना चाहिए। डायबिटीज़ के मरीज को शराब और सिगरेट जो सेवन करते हैं वो उसकी क्या असर होती है डायबिटीज़ के दर्दी पर? ये दोनों चीज़ डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए
मैं बताऊंगा कि बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि शराब से क्या है कि उसमें भी कैलोरी तो होती है, उसकी वजह से डायबिटीज़ का कंट्रोल बिगड़ जाता है। और डायबिटीज़ की कैलोरी उस तरह की होती है कि उसमें शुगर भी नहीं होता है, उसकी वजह से उसको बेहोश होने का, शुगर कम होने का भी खतरा रहता है। तो और तीसरा कि जो शराब जो है उसकी इफ़ेक्ट पैंक्रियाज पर होती है। हमारी डायबिटीज़ जो प्रॉब्लम होती है उसका शुरुआत का जो फंडामेंटल सीट ही पैंक्रियाज है, क्योंकि वो बीटा सेल पैंक्रियाज में होते हैं। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें देखने के बाद ये चीज़ पक्का तय है कि डायबिटीज़ वाले को शराब से तो दूर ही रहना चाहिए। रही बात स्मोकिंग की, तो स्मोकिंग के तो हम देखते हैं कि बहुत सारे मतलब में तंबाकू का उपयोग, चाहे वो स्मोक के रूप में हो, खाने के रूप में हो, चबाने के रूप में हो, उसमें अभी कानून के हिसाब से भी बहुत सारी वार्निंग्स उनके पैकेट पर भी होती है कि इससे इतने सारे कैंसर्स होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ में भी अगर डायबिटीज़ का मरीज़ कुछ तंबाकू का सेवन नहीं करता है, फिर भी उसको सामान्य जन के हिसाब से कैंसर होने का खतरा 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। तो उस तरह से डायबिटीज़ जो दर्द वो लेके बैठा है, जो डिसीज़ लेके बैठा है, उसमें कैंसर होने के चांसेस है। उसके अंदर जो कंफर्म कैंसर हो ऐसी चीज़ को भी अंदर लाना मतलब में ये खतरे से खाली नहीं है। तो कुल मिला के ये दोनों चीज़, शराब और तंबाकू से डायबिटीज़ के मरीज़ को दूर रहना चाहिए। सर, डायबिटीज़ आनुवंशिक बीमारी है, ये प्रश्न है। अगर परिवार में किसी को हुआ है तो बच्चे और युवा पर उनका क्या असर होगी और क्या रीज़न है? ये आपने जो प्रश्न किया थोड़ा पेचीदा प्रश्न है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आम तौर से जो टाइप 2 डायबिटीज़ जिसकी हम अभी तक बात कर रहे हैं वो जेनेटिक है, लेकिन उसका जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है वो कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, वो पॉलीजेनिक है। उसकी मतलब मैं उसको सिंपली मैं आपको समझाऊं तो 3 लोग हैं जिसकी उम्र एक समान है, समझो 30-30 साल है। अब एक 30 साल का व्यक्ति है, उसका मदर फादर की उम्र अभी 60 साल है, लेकिन दोनों फिट है, किसी को डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर नहीं है। दूसरा है, उसके भी मदर फादर की उम्र करीब 58-60 है, लेकिन उनमें से कोई एक को डायबिटीज़ है। और तीसरा जो है, उसको 30 साल की उम्र वाला आदमी, उसका मदर फादर दोनों डायबिटिक है। अगर हम तीनों को कंपेयर करेंगे तो जो 30 साल का आदमी के मदर या फादर को डायबिटीज़ नहीं है, उसके कंपैरिजन में जिसके एक पेरेंट को डायबिटीज़ है उसको डायबिटीज़ होने का खतरा 20 से 40% होता है, और जिनके दोनों पेरेंट को डायबिटीज़ है उसका खतरा 70 से 80% होता है। तो ये एक पार्ट हो गया। लेकिन एक डायबिटीज़ का सब टाइप ऐसा होता है जो मोनोजेनिक होता है, मतलब में एक ही जीन से ट्रांसफ़र होता है। जब एक जीन से ट्रांसफ़र होगा तो वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता ही है, और ये डायबिटीज़ को हम मोनोजेनिक डायबिटीज़ कहते हैं। और ये डायबिटीज़ 25 साल की उम्र में दिखता है, और पेरेंट्स को भी होता है और ग्रैंडफादर को भी होता है, 3 जनरेशन में दिखता है। लेकिन ये डायबिटीज़ का प्रमाण बहुत ही कम है, उसका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होता है, और हमारे यहाँ पूरे देश में बहुत कम नंबर में इतने सेंटर्स है ये डायबिटीज़ के जीन्स का टेस्ट करते हैं। मतलब में जिसको डायबिटीज़ 25 साल की उम्र में डायग्नोसिस होता है और उनके पेरेंट या ग्रैंडफादर भी डायबिटीज़ है, 3 जनरेशन वाले, उसमें ही यही चांस रहता है, लेकिन इसके परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन जो कॉमन डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं वो इनहेरिटेंस में है, लेकिन इनकी इनहेरिटेंस पैटर्न मैंने जैसे समझाया ऐसे थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, सिंपल इनहेरिटेंस एक्सप्लेन कर सके ऐसा नहीं है। सर, अगर 45 साल की उम्र में डायबिटीज़ होता है तो उसकी लाइफस्टाइल उसकी जिम्मेदार होती है क्या? बिल्कुल। जब भी जो हमारा अभी का टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको पहले जब हम
25 साल पहले 30 साल पहले पढ़ते थे तो बोले कि 40 साल के ऊपर ही होता है। अभी ये उम्र थोड़ी कम हो गई है, 35 के ऊपर होता है, 30 के ऊपर भी होता है। लेकिन ये जो है उसमें पार्टली सभी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, थोड़ा जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी होता है क्योंकि उस ज़माने में पेरेंट को पता नहीं होता है कि डायबिटीज़ था या नहीं, और उनकी खुद की लाइफस्टाइल में ये चीज़ है कि एक तो खान पान और दूसरा व्यायाम का अभाव, मतलब में सीडेंट्री लाइफस्टाइल, बस बैठे रहो तो कैलोरी खाते रहो, वज़न बढ़ाते रहो, वज़न बढ़ेगा, डायबिटीज़ आएगा, बीपी आएगा। सर गुजरात में बच्चे भी डायबिटिक के मरीज होने लगे हैं, कोई आंकड़ा है गुजरात में चाइल्ड डायबिटिक पेशेंट का, और उसका रीज़न क्या है? गुजरात में और पूरे भारत में जो टीनेज जो है, मतलब में बच्चे जो स्कूल, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल, उसमें भी ओबेसिटी का जो प्रमाण है वो बहुत चिंता के स्वरूप में, अगर हम पिछले सालों के मुकाबले देखें तो बढ़ा हुआ दिख रहा है। और मैंने कहा कि ओवरवेट या ओबेसिटी या मोटापा ये प्रारंभिक बिंदु है जहाँ से पूरे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं और फिर अनएंडिंग होके वो किडनी, लीवर सभी जगह पे फैल जाते हैं। तो गुजरात में जो प्रमाण है टीनेज ओबेसिटी का, उसके मेरे पास कोई एग्जैक्ट ठोस फिगर्स तो नहीं है, लेकिन जितने भी स्टडी में दिखाया गया है उसका रीज़न यही है कि जो बच्चे, जिसको हम जनरेशन Z बोलते हैं, उसमें क्या है कि जो अभी 25 साल के 20 साल के हैं, वो ये जो सब बच्चे हैं ये मोबाइल के रिवोल्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं, 2015 से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो उनका आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल कम है। वो जो खेलते हैं मैदान में जाके, हमको कौन दिखता है मैदान में, उसकी वजह से क्या है कि उनको ये एक्टिविटी कम हो गई। अब जिस टीन एज में ज़्यादा एक्टिविटी होनी चाहिए वहाँ पे एक्टिविटी कम हो गई। और दूसरा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये दुनिया भर के जितने प्रोसेस्ड फूड है और जितनी भी होम डिलीवरी फूड सिस्टम है उसका ये बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो ये दोनों चीज़ की वजह से उनमें मोटापा, और मोटापा की वजह से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनमें बढ़ते हुए दिख रही है। ये बहुत ही बड़ा गंभीर संकट है और बड़ी चिंता का विषय है। सर गुजरात के परंपरागत भोजन मीठा होता है, दाल कढ़ी सब्जियों में फरसान में चीनी और गुड़ पड़ता है, तो ये खान पान में जिम्मेदार है गुजरातियों में डायबिटीज़ में? बिल्कुल बिल्कुल, अपना जो खान पान में जो हम खाने के शौकीन हैं, और दूसरा हम बहुत ज़्यादा मीठा पे जोर देते हैं और तली हुई चीज़, तो ये तीन चीज़ मिला के एक कॉकटेल बनता है जिसमें ऐड होता है प्रोसेस्ड फूड और इनएक्टिविटी, मतलब में व्यायाम का अभाव। क्योंकि अभी घर में भी, घर काम में भी क्या है, घर काम में भी बहुत सारे गैजेट्स हो गए हैं, तो ये सब मिला के ये हमारे शरीर में चर्बी का जमा होने का एक द्वार खुलता है, और चर्बी जमा होने के बाद ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिक इश्यूज पैदा होते हैं। सर डायबिटीज़ के मरीज को रोजाना 1 घंटे चलने की सलाह दी जाती है डॉक्टर से, ये कितना कारगर साबित होता है? ये आपने बहुत ही सही कहा। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उनकी जो गाइडलाइन है, जिसमें अभी तक कोई फ़र्क नहीं है, वो 150 मिनट्स पर वीक, मतलब में एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स पर डे इन ए 5 days अ वीक, मतलब में वीक के ऑलमोस्ट हर रोज़ डे को, मतलब में 7 दिन में एटलीस्ट 5 दिन में 7 में से 5 दिन एटलीस्ट 30 मिनट तक की एक्सरसाइज करें। अब जो 30 मिनट की एक्सरसाइज है उसके 5-7 मिनट पहले भी वार्म अप और कूलिंग डाउन को ऐड करो तो हर रोज़ का 45 मिनट्स का हो गया। तो ये हो गया एरोबिक्स, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं होता है, उसके साथ मसल स्ट्रेंथ एंड मसल ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। आजकल पिछले 2-3 साल में ये पाया गया है कि आपका मसल का स्ट्रेंथ मोर इम्पॉर्टेंट है, और मसल की स्ट्रेंथ या अपने स्नायु की ग्रिप को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट आते हैं, सिंपल ये स्प्रिंग बेस होते हैं, जिससे पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये स्ट्रेंथ जिसको कम होती है उनको डायबिटीज़ या
मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो हमारे मसल्स को भी हमें एक स्ट्रेंथ में रखना है, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमारी एक और भी ट्रेनिंग होती है, वो ऑल जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि कभी मसल मजबूत होता है, पर्याप्त होता है, लेकिन जॉइंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आदमी मसल को एक्शन में ले नहीं सकता है। इसीलिए ये जो आपने कहा 45 मिनट से 1 आवर का डेली एक्सरसाइज एटलीस्ट हर रोज और कम से कम 5 दिन एक हफ्ते में तो करना जरूरी है। इससे डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा, मसल बराबर रहेगा, और अगर हेल्दी आदमी करता है तो डायबिटीज़ नहीं है तो उसको डायबिटीज़ होने का खतरा भी कम रहेगा। सर, डायबिटीज़ के होने से शरीर में कौन से अंग पे क्या असर उसकी पड़ती है, और उसको बचने के लिए क्या कर सकते हैं, और क्या उसका इम्पोर्टेंट है? सबसे अहम सवाल यही है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जिसमें शुगर और शुगर के सेकेंडरी लिपिड्स सभी में प्रॉब्लम होते हैं। ये शुगर जो अनियंत्रित रहती है उसकी वजह से डायबिटीज़ के मरीज़ के आँख में, किडनी में, या जो नसें होती है हमारी चेता तंत्र की, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब आँख में प्रॉब्लम होने की वजह से क्या है कि दृष्टि पे असर पड़ता है, आदमी अपनी दृष्टि गंवा सकता है। किडनी पे असर होगी तो क्या होगा, किडनी में प्रोटीन ज़्यादा जाएगा, किडनी काम बराबर नहीं करेगी। किडनी की वजह से हम जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर के बाहर फेंकते हैं वो बॉडी में भरा रहेगा, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, या किडनी ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। चेता जो हमारी नसें में प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से क्या है, सुनापन हो जाता है, और हमारे पाँव में या हाथ में सुनापन होने की वजह से, ज़्यादा तो पाँव में होता है क्योंकि वो वहाँ की नसें लंबी होती है, तो उसकी वजह से अगर कुछ लग गया तो पता नहीं चलता है, तो वहाँ पे अल्सर हो जाता है, तो शुगर अनियंत्रित रहता है तो उसका हीलिंग नहीं होता है, तो वो बढ़ता जाता है, तो एक स्टेज ऐसा आता है कि जैसे या तो उसको काटने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो अंग सड़ जाता है उसको क्या करते हैं, उसको काट के फेंकना पड़ता है। अगर कोई आदमी को पाँव काटना पड़ेगा तो वो तो उसकी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो ये एक खतरा रहता है। अब ये खतरों के अलावा उसको हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, हार्ट फेल हो सकता है, जिसमें क्या है आदमी थोड़ा चलेगा उसको सांस चढ़ेगा, या हार्ट का अटैक आ सकता है। हम समझते हैं कि हार्ट का अटैक आएगा तो हर जगह पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन अगर आदमी ट्रीटमेंट के लिए पहुंच नहीं सका तो जान से भी हाथ गंवा सकता है। स्ट्रोक आ सकता है, मतलब में पैरालिसिस भी हो सकता है। तीसरा कि कैटरेक्ट जो होता है आँख के प्रॉब्लम में, वो भी उनको हो सकता है। डायबिटीज़ के मरीज़ को एक और चीज़ है कि उनकी बोन हेल्थ भी पुअर होती है। डायबिटीज़ के मरीज़ के अभी जो रिसर्च है उसमें ऐसा कंफर्म हो गया है कि डायबिटीज़ के मरीज़ के जो बोन्स हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं, उसकी वजह से उनको फ्रैक्चर का भी खतरा ज़्यादा रहता है। तो उनको अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डायबिटीज़ के मरीज़ को शुगर कंट्रोल पुअर होने की वजह से इन्फेक्शन का खतरा भी ज़्यादा रहता है। अभी 5-6 साल पहले जो कोविड का जो पैंडेमिक हमने देखा, तो उसमें क्या है, जो कोमॉर्बिडिटी हम यूज़ करते थे, वर्ड किसके लिए, ये डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर के लिए। तो जिनको कोविड हुआ और कोमॉर्बिडिटी है उनको तो हम भर्ती करते थे क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो कुल मिला के डायबिटीज़ के मरीज़ को इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है, और अगर इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन होने के भी बहुत फास्ट चांस होते हैं। और एक चीज़ होती है कि डायबिटीज़ के मरीज़ को अभी ये भी पाया गया है कि उनको कैंसर का भी खतरा सामान्य जन से 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। तो कुल मिला के कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है कि जिसमें डायबिटीज़ का कोई प्रॉब्लम न हो। अब डायबिटीज़ का प्रॉब्लम जब मोटापे की वजह से होता है तो उनमें लीवर फेल होने का भी चांसेस होता है। ये मैंने जो अभी बताया सीकेएम सिंड्रोम, तो ये एक नया परिमाण उसमें जुड़ गया है कि किडनी के साथ लीवर भी फेल हो जाता है।
तो सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट से काम नहीं चलेगा, किडनी और लिवर दोनों ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो कुल मिला के डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है, शरीर के किसी भी अंग को इससे बाहर नहीं है। और अगर हम औरतों की बात करें तो अगर उनको कम उम्र में, अभी क्या है कि शादी की उम्र बढ़ गई, उसकी वजह से बच्चा होने की उम्र भी ज़्यादा, अब बच्चा होने की उम्र में डायबिटीज़ का खतरा भी हो गया है, दोनों एक साथ जुड़ गए हैं। तो अगर उनको डायबिटीज़ है तो प्रेगनेंसी रखने में, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने में और प्रेगनेंसी का आउटकम जो होता है सभी में प्रॉब्लम हो सकता है। सर, डायबिटीज़ के मरीज के नौकरी के स्तर या परिवार में किस प्रकार की कंडीशन और के लिए सेंसिटाइज लोगों कलीग्स को करना चाहिए, और जिसमें क्रिटिकल स्थिति में अगर वो है तो उसको त्वरित मदद करें? डायबिटीज़ के मरीज़ की सबसे अहम इमरजेंसी होती है अचानक शुगर का कम हो जाना। लेकिन बाय एंड लार्ज डायबिटीज़ के मरीज़ 1-2 साल में सीख जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि शुगर कम होता है तो उनको क्या होता है, इसीलिए वो उससे बहुत वाकिफ़ होते हैं। लेकिन कभी वो अचानक बेहोश हो जाए तो उनको तुरंत कुछ भी, अगर वो रिस्पॉन्सिव है, मतलब में गिर गए हैं, बेहोश नहीं हुए, रिस्पॉन्सिव है, तो आपको उनको कुछ भी मीठी चीज़ या शुगर का पानी या नींबू का जूस या नींबू का शरबत ऐसा कुछ पिला सकते हैं शुगर डाल के। लेकिन होश में नहीं है तो ऐसा अटेम्प्ट बिल्कुल ना करें और सीधा आप 108 को बुला के मेडिकल केयर में ही उनको सौंप दें, क्योंकि उन लोगों को इंट्रावीनस ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। शुगर बहुत कम होता है, ये सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है। सर, क्योंकि गुजरात का भोजन मीठा होता है, तो क्या गुजरातियों को अपना मीठा भोजन बदलने की ज़रूरत है? मीठा भोजन को बदलने की ज़रूरत अवश्य है, क्योंकि कैलोरी का जो मैंने कहा ना, जो कैलोरी का नंबर है वो बढ़ नहीं सके, उस हिसाब से आप इतना मीठा आप ले सकते हो। कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट काउंट, वो दोनों की लिमिट में आप मीठा ले सकते हो। वो दोनों की लिमिट क्रॉस हो जाए उस तरह से मीठा लेने में आपके लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। एक मिनट, सर, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और इसकी जानकारी डायबिटीज पेशेंट के लिए क्या फ़ायदा मिलेगा उससे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ को क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए इसका बेस ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, और कितना खाना चाहिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक साइंटिफिकली प्रूव्ड एक नंबर आते हैं। वो कोई भी आर्टिकल, कोई भी खाने की जो चीज़ है उसको एक वही चीज़ 50 ग्राम या 100 ग्राम एक यूनिट में खाने से कितना शुगर बढ़ता है उसका एक प्रमाण है। तो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से 55 से ज़्यादा है वो ठीक नहीं है, और जो 70-80 से ज़्यादा है वो तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहला पैरामीटर। और दूसरा पैरामीटर हो गया ग्लाइसेमिक लोड। लोड का मतलब है आप वो चीज़ कितनी खाते हो। समझो कि 100 ग्राम खाने से शुगर 50 मिलीग्राम बढ़ता है, लेकिन आपने वो चीज़ 400 ग्राम खा लिया तो शुगर आपका 200 बढ़ जाएगा। तो दोनों चीज़ को तालमेल करके ही उसको खाने का चूज़ करना है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स आजकल बहुत सारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, ICMR की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो कम है उसी तरह के डाइट, उसी तरह से खाना पीना और उसी तरह के फ्रूट्स उनको इस्तेमाल करने चाहिए। सर, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए और उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो आपके लिए बहुत अहमियत वाला है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, तो वो बताएं। हमने डायबिटीज़ के बारे में बहुत सारी बातचीत की, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से अब डायबिटीज़ हम क्या कहते हैं कि भाई एक नदी है हमारी साबरमती, तो कहाँ से आती है, तो हम उसका उद्गम स्थान सोचते हैं, खोजते हैं। अब डायबिटीज़ के लिए भी वही है कि भी डायबिटीज़ कहाँ से आता है, तो उसका उद्गम स्थान हमें मिला है प्री डायबिटीज़। तो प्री डायबिटीज़ ये शुगर और HbA1c के ऐसे नंबर है जो अभी एस्टैब्लिश डायबिटीज़ की डेफिनेशन है उसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे नज़दीक है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि डायबिटीज़ अभी
फास्टिंग ब्लड शुगर 126 है तो उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। लेकिन जो नॉर्मल शुगर है हेल्दी पर्सन का वो लेस देन 100 मिलीग्राम फास्टिंग होता है। तो 101 से 125 वाला कहाँ गया, वो प्री डायबिटीज़ है। उसी तरह से खाने के 2 घंटे के बाद के शुगर की वैल्यू के भी ऐसी रेंज है और HbA1c की भी रेंज है कि जो डायबिटीज़ की डेफिनेशन को टच नहीं करते हैं लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा है। तो ये जो प्री डायबिटीज़ पॉपुलेशन है इसको हम एड्रेस करेंगे। तो प्री डायबिटीज़ पॉपुलेशन समय के अनुसार समय के साथ अगर वो ध्यान नहीं रखते तो डायबिटीज़ में कन्वर्ट होता है। तो हेल्थ चेकअप में, वेलनेस में डायबिटीज़, लोगों को ऐसा लगता है कि डायबिटीज़ नहीं है तो खुश हो गए, नहीं, प्री डायबिटीज़ है कि नहीं वो देख लो। अगर प्री डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के मरीज़ जिस तरह से परहेज़ और व्यायाम करते हैं, खाने पीने का परहेज़ और व्यायाम, उसी तरह से आप चालू कर दो तो क्या है कि वो प्री डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाएगा बट डायबिटीज़ नहीं बनेगा।